प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। राहु देव का राशि परिवर्तन ये होने वाला है 18 मई 2025 को, और ये लगभग दिसंबर 2026, 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं। मतलब ये आप पूरा 1.5 वर्षों का जो काल होता है, मई से गिन लेंगे तो मई का अंत महीना मतलब 18 मई को ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 12 दिन इसमें काफ़ी बनारस वगैरह के आधार पे तो देखें तो 30 मई को दिखा रहा है, पर फिर भी अगर 18 मई भी मानते हैं तो मई आधा, उधर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 7 महीना इधर, और उधर पूरा 12 महीना, 19 महीना है ना। दिसंबर में बदलेंगे 2026 के दिसंबर में बदलेंगे राहु देव, और कुंभ राशि से मकर में आएंगे। अभी वर्तमान में मीन में है। नवग्रहों में सूर्य और चंद्र को प्रकाशक ग्रह कहा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशक ग्रह कहा गया है, और मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये जो 5 ग्रह हैं, इनको पंच तारा ग्रह कहा गया है। और राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। क्या कहा? छाया ग्रह, जो जिसके जैसे होंगे, जिसके साथ होंगे उसके जैसे हो जाएंगे। छाया कैसी है? तरल चीजें कैसी होती हैं? आप उसको जिस पात्र में डालेंगे उसी पात्र की आकृति वो ले लेगा। तो राहु और केतु की प्रकृति भी ऐसी ही होती है। ये जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके ही जैसे स्वभाव और गुण दोषों को धारण करने वाले हो जाते हैं। होते ये नेचुरली पापक ही हैं, लेकिन कुछ शास्त्रकारों ने अपने ग्रंथों में इन्हें ग्रहों की जब तुलना की कि राहु शुभग्रह किसके जैसे होंगे, तो राहु शुभग्रह गुरु के जैसे हो जाते हैं, और केतु शुभग्रह शुक्र के जैसे हो जाते हैं। और पापक ग्रहों से जब इनकी तुलना की तो राहु पापक ग्रह में शनि के जैसे हो जाते हैं, और शुभक ग्रह में केतु, पापक ग्रह में केतु मंगल के जैसे हो जाते हैं। क्लियर है? राहु तुला, कर्क, मिथुन, कन्या, मीन और कुंभ, इन 5 राशियों में सकारात्मक परिणाम करते देखे गए हैं, जबकि और बाकी जितनी राशियां शेष बचती हैं उनमें उनके कुछ नेगेटिव प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है उनका। पर जितनी राशियों के नाम मैंने लिए हैं उसमें कर्क राशि को राहु देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं, मीन राशि में वो तटस्थ हो जाते हैं, कुंभ राशि को वो स्वग्रही अपनी राशि मानते हैं, तुला राशि को वो मित्र की राशि मानते हैं, कन्या राशि को कुछ शास्त्रकार राहु देव को मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ कहते हैं, और मिथुन राशि में राहु देव अपनी राशि को कहते हैं कि मैं अपनी राशि में बैठा हूं। ये विभिन्न शास्त्रकारों के विभिन्न मत हैं। हमारी चर्चा जिस विषय पे होने वाली है वो इस विषय को आज मैं कवर करूंगा कि सभी राशियों के लिए, मेष राशि से लेकर के या मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक, आपकी कुंडली में राहु देव जहां बैठे हैं और अब जहां वो बैठे हैं, आपके जन्म के समय पे जैसे उनकी स्थिति थी और आज जो उनकी स्थिति है, प्रभाव तो पड़ेगा। आप बचपन में कैसे थे और आज कैसे हैं, तो जितना परिवर्तन आपके स्वभाव गुण दोष धर्म में हुआ है उतना ही प्रभाव विभिन्न ग्रहों का भी पड़ता है कि आपके जन्म के समय पे वो कैसे बैठे थे और आज उनकी स्थिति कैसी है। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम शेयर भी करिए और जय श्री कृष्ण और आवश्यक रूप से लिखा जाए। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, जन्म स्थान रविवार के कार्यक्रम के लिए यही लिख देना चाहिए, और रविवार को शाम को इसी चैनल पे 8 बजे कार्यक्रम जाता है, उसमें अपनी कुंडली देख लेनी चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं। शास्त्रकार लिखते हैं, एक श्लोक है, राहु देह क्षयम वित्त विनाश सौख्य दुखार्थनाशौ सुखनाश मृत्यु हानिम च लाभम सुभगम व्ययम च और कुर्यात् तमो जन्म ग्रहात् क्रमेण। ये जो श्लोक है इसमें आपको विभिन्न राशियों में आपके चंद्रमा से, आपकी राशि से या आपके लग्न से राहु कहाँ बैठे हैं, इसका पूरा, इसकी परिभाषा इसी श्लोक में गुंफित है।
तो पहले नंबर पे बात आती है, मेष राशि है आपकी या मेष लग्न है। अगर राशि मेष है और लग्न कोई दूसरी है तो फिर आपको दोनों ही देखनी चाहिए। तो पहल बात आएगी मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए, आपकी राशि से एकादशवें घर में चंद्रमा गए हैं और ये बहुत अच्छा होता है। पापक ग्रह का आपकी राशि से एकादशवें भाव में गोचर करना, ये पूरा जो 2026 के दिसंबर तक का काल है वो मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए बड़ा ही श्रेयस्कर होने वाला है, अच्छा रहने वाला है। जैसे महत्वाकांक्षा की पूर्ति, पराक्रम की वृद्धि, घूम करके धन कमाना, तिकड़म भिड़ाना, राजनीति से राजनीति करने वालों को धूल चटा देना। इसके साथ साथ विवाह में, दाम्पत्य में, परिवार में मतभेद की स्थिति थोड़ी बनेगी, लेकिन करियर के हिसाब से, प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति राहु की रहने वाली है मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए। मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए अगर और भी बात कर दूं तो बाकी के जितने भी ग्रह हैं, और मैं जिस ग्रह की चर्चा कर रहा हूं राहु की, उसके आधार पर तो इतनी ही बात कह सकता हूं कि ये राहु आपके समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कराने वाले बन रहे हैं। हाँ, इस दौरान आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए अपने संतति, अपने बुद्धि, अपने विद्या, अपने विवेक और अपने एजुकेशन पे किसी भी तरीके से आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर संतान बीमार है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर एजुकेशन में फॉर्म भरना है तो विलंब न करिए, तुरंत ही भर दीजिए। अगर यात्रा करनी है तो उसकी पूरी प्लानिंग करने के साथ बाहर निकला जाए। ये मेष राशि और मेष लग्न के लिए मैंने बताया है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बता दूं तो कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में सभी लोगों के लिए कुछ उपाय भी बता दूंगा मूलतया, पर राशि और लग्न के आधार पर मेष राशि के जातकों को पूरे वर्ष गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। ये आपको नियम बना करके करना होगा। बाकी उच्च शिक्षा, पदवृद्धि, ज्ञान और सुख, ये सब ठीक रहेगा। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तर्क बल भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए। तो आपकी राशि से ये 10वें घर में गोचर कर रहे हैं, और यहां जब आपकी राशि और आपके लग्न से 10वें भाव में राहु देव का गोचर होगा तो आपके कारोबार में, आपके प्रोफेशनल करियर को बहुत ज्यादा, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये इतनी ज्यादा अच्छाइयां देने वाले हैं कि वृष राशि के जातकों को मालामाल कर सकते हैं। अपने करियर का बल, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, निर्णय लेने की क्षमता, आपके दिमाग में उठ रहे प्रश्न और उसका उत्तर आप किसी से ढूंढने नहीं जाएंगे, आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर होंगे। ये पूरा दिसंबर तक 2026 तक का काल जो है वो राहु देव का वृष राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि में परिवर्तन श्रेष्ठ ही नहीं, अत्यंत लाभकारी होने वाला है। और मैं इतनी बात और भी कह दूं तो यहाँ आपके निर्णयों में आपकी जो इनिशियल थॉट वाली बात होती है, जहां आप विचार बनाते हैं, जो संप्रेषण की कला है, जो समझने की शक्ति है, जो धन बल को इकट्ठा करने की शक्ति है, समस्या को समझने का जो बल है, दुश्मनों से कैसे निपटना है, इसका जो ज्ञान है, ये सब 2026 के दिसंबर तक बढ़ने वाला है। इस वजह से ये बात मैं कह सकता हूं कि वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के लिए अब अगले 2026 तक कोई भी समस्या जिसका हल उनके पास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब ये आपके सोचने, समझने और तिकड़म भिड़ाने की शक्ति को राहु देव बढ़ाने वाले हैं। अगर कुछ कर सकते हैं तो अपने पिता के साथ अपने संबंध बस मजबूत कर लीजिए। और वृष राशि वृष लग्न के जातकों को स्त्रियों से बच करके रहना होगा। कुछ सावधानी अगर बरतनी हो तो आप अपने पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ा दीजिए। इसके अतिरिक्त आपके पिता के जो दुश्मन हैं उन लोगों से अपने पिता को सावधान रहने को कह दीजिए। क्लियर है? पूजा के बल पे अगर वृष राशि वृष लग्न के जातकों को कहूं तो देवी कवच का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। ये पूरे वर्ष जब तक राहु देव कुंभ राशि में रहते हैं, दिसंबर 2026 तक। क्लियर है? अब बात करेंगे मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातक और मिथुन लग्न के जातकों की राशि से 9वें घर में राहु देव का गोचर हो रहा है। ये आपकी धार्मिकता बढ़ा सकते हैं, तर्क बल बढ़ेगा, पूजा पाठ करने का मन करेगा,
इस दौरान व्यक्ति के सैद्धांतिक पक्षों की वृद्धि हो जाती है, सिद्धांतों पे काम करने का मन करने लगता है, वो किसी से समझौता नहीं करेगा। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में तीर्थ क्षेत्र का दर्शन बढ़ जाएगा। साथ ही साथ लोगों को दिखा दिखा करके धर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। मतलब आप जब धर्म करेंगे, दान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे। इसी मिथुन राशि के जातकों के लिए जो राहु देव कुंभ राशि में बैठेंगे, तो इस अवस्था में आपको आपके जो समझने की शक्ति है वो काफी बढ़ जाएगी। मतलब प्रवृत्ति जो है वो विस्तारवादी हो जाएगी। विस्तारवादी नीति बढ़ाना, अपना विस्तार करना, अपने शरीर का, अपने ज्ञान का, अपने क्षेत्र का, अपनी बुद्धि का, अपनी विनम्रता का, अपने धर्म का, दान का, पूजा का, पाठ का, मंत्र का, ब्राह्मणों की सेवा का, इन सब में अब व्यक्ति की रुचि 25 के बाद 2026 तक बढ़ जाएगी। तो किसकी बढ़ेगी? मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु देव नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां से बैठ करके आपको वो अपनी 5वीं दृष्टि से देख भी रहे हैं। इस वजह से आपके तर्क बल में वृद्धि भी होने वाली है। उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली में आपके यानी कि लग्न या राशि से तीसरे भाव पे पड़ेगी, यानी कि यहां से आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी, तो आपको पराक्रमी भी बनाएगी। और मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए उनकी राशि से पंचम घर की स्थिति यानी कि तुला राशि पे उनकी दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से दाम्पत्य, पत्नी और व्यापार में लाभ के योग भी बना रहे हैं। मैंने बात की थी तुला राशि को वो अपनी राशि मानते हैं। तो इस आधार पर मिथुन राशि के जातकों के जीवन में जो बदलाव आने वाला है वो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि 50 से 60% तक आपके पक्ष में उसका निर्णय रहेगा, जिसमें आपकी धार्मिकता और बौद्धिकता कई बार बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं उपाय के तौर पे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए उपाय के तौर पे या कुछ जो बदलाव या जो कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपको अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए। सेहत में भुजाओं में दर्द ना हो और यात्रा में कष्ट का सामना ना करना पड़े, छोटे बड़े भाई बहनों से मतभेद ना हो, बड़े पिताजी, बड़ी माताजी और जो घर में बड़े कजन ब्रदर हैं उन लोगों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, उन लोगों से अच्छा बर्ताव हो। और अगर हो सकता है तो इस पूरे वर्ष प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा और 1 बार आदित्य हृदय का पाठ करके देखिए। आनंद ना आ जाए तो कहिएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कर्क राशि कर्क लग्न। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए राहु देव आपकी राशि से 8वें घर में गोचर कर रहे हैं और वहां आपकी राशि के 8वें घर में बैठ करके आपके 12वें भाव को देख रहे हैं और साथ ही साथ आपके कहाँ देख रहे हैं? उनकी एक राशि जो पड़ेगी, उनकी दृष्टि कर्क राशि में आपकी अगर राशि बनी है कर्क लग्न कर्क राशि की, तो यहां से बैठ करके वो कुंभ राशि से बैठ करके उनकी दृष्टि सिंह राशि पे यानी कि आपके धन भाव पे जाएगी, है ना। तो इस आधार पर जो बात आपको मैं बताऊं, और आपके सुख भाव पर भी उनकी दृष्टि जा रही है। कर्क राशि में बैठे आपकी कुंडली में चंद्रमा या आपका लग्न और कुंभ राशि के राहु देव, तो उनकी दृष्टि मिथुन राशि पे जा रही है, यानी कि आपका ये व्यय हुआ ना, और उनकी दृष्टि सिंह राशि पे जा रही है तो आपका ये धन क्षेत्र हुआ, और उनकी दृष्टि कुंभ राशि में तुला राशि पे जा रही है जो आपका सुख है। इस वजह से तो राहु देव का जो परिणाम मिलेगा वो आपके व्यय से, आपके वाणी से, आपकी बुद्धि से और साथ ही साथ आपके सुख से, इन तीनों ही चीजों से आपको प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। इसका स्पष्ट अर्थ निकलेगा कि आपको अपने घर में कलह नहीं होने देना है, माता के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी, आपका व्यय असंतुलित न हो इसका ध्यान रखना होगा, और आपकी वाणी कठोर, कलुषित और भ्रमित करने वाली न हो इसका ध्यान रखना होगा। क्योंकि आपकी कर्क राशि से द्वितीय भाव को देखेंगे सिंह राशि पे, तो इसका अर्थ होगा कि आपकी वाणी को वो कठोर बना सकते हैं, क्योंकि पहले ही यहाँ पे अग्नि की राशि बनी हुई है। इसका अर्थ होगा कि कर्क राशि के जातकों को इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा, सावधानी बरतनी होगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान। अब आपके लिए अच्छे कैसे हो सकते हैं, तो आप अपने रिसर्च पे फोकस बढ़ा दीजिए। विदेश यात्रा करनी हो तो उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। अचानक से धन की प्राप्ति करनी हो, कोई बहुत बड़ा आपने पूर्व में इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसको चेक करिए कि वो कब पूरा होने वाला है, और जब इस अगले 2026 के दिसंबर तक उसकी विशेष आमदनी कब आपको प्राप्त हो सकती है, इस पे फोकस बढ़ा दीजिए। अपने काम में निरंतरता
कंसंट्रेशन कैसे और बढ़ाया जाए, रिसर्च में डीप और कैसे जाया जाए, अच्छी चीज़ें और भी ज़्यादा कैसे विकसित हो सकती हैं, एक्सपेरिमेंटल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा राहु देव अच्छे होने वाले हैं। आपका व्यय कमज़ोर ना हो, ये बात ध्यान रखनी होगी। इसके अतिरिक्त जो मैंने बातें कही हैं उस पर ध्यान देना होगा। अगर कुछ करना चाहते हैं तो पूरे वर्ष 2026 तक गाय की निरंतर सेवा होती रहे, गाय का दर्शन होता रहे, गाय को फलों का दान उनको खिलाते रहें, हरा चारा खिलाते रहें और साथ ही साथ गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ निश्चित रूप से करते रहने की आवश्यकता होगी। ये मैंने कर्क राशि के लिए बताया है। बाकी कर्क राशि के जातकों के लिए क्षेत्र विशेष के बारे में तो मैंने चर्चा कर दी है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना होगा अपने माता के स्वास्थ्य पे, अपने व्यय पे और अपने घर परिवार के वातावरण पे। ये मैंने कर्क राशि के लिए बताया। अब बात करते हैं राहु देव का सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला। बहुत सावधानी से अगर समझेंगे तो आपकी राशि पे ही केतु देव भी भ्रमण कर रहे हैं और राहु देव आपकी राशि से 7वें घर में गोचर कर रहे हैं। यहाँ जब 7वें घर में बैठेंगे तो राहु और केतु का प्रभाव तो आपकी राशि पे है ही, साथ ही साथ आपके ये लाभ भाव को देख रहे हैं, आपके ये पराक्रम भाव को देख रहे हैं और साथ ही साथ उनकी एक दृष्टि आप पे जा रही है। मतलब सिंह राशि सिंह लग्न पे 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि मिथुन राशि पे और 9वीं दृष्टि तुला राशि पे आपके पराक्रम के भाव पे। बहुत ध्यान से समझें। राहु और केतु का आपकी राशि से 7वें भाव में जाना आपके दाम्पत्य में मतभेद पैदा कर सकता है, आपके आर्थिक संकटों को बढ़ा सकता है, आपके सोचने और समझने की शक्ति को कमजोर कर सकता है, साथ ही साथ आपके व्यापार में मन लगाने को कह रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि सिंह राशि के जातकों के लिए अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में भी राहु देव कमजोर और अच्छे नहीं बैठे हैं तो फिर ये पूरा 19 महीने का जो काल है ये आपके लिए काफी सावधान रहने को कह सकता है। इस दौरान आपको अपने पार्टनरशिप में, अपने दाम्पत्य में, अपने पड़ोसियों से, अपनी यात्रा में, अपनी दिनचर्या में काफी सजग और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मोटे तौर पे अगर देखें तो राशि से 7वें भाव में राहु देव का गोचर आपके दिमाग, आपकी बुद्धि, आपके चित्त और आपके प्रभावों में एक तरीके से अकर्मण्यता का भाव दिखा रहे हैं या आलस्य का दिखा रहे हैं। पत्नी के कारण वियोग होता है, पत्नी से वियोग होता है, पत्नी के कारण धन की हानि होती है, स्वास्थ्य कमजोर होता है, पड़ोसियों से झगड़े हो जाते हैं, जो मित्र है वो भी शत्रु बन जाता है। तो ऐसी स्थिति न हो, इस वजह से सावधान रहना होगा और अपनी उग्रता और व्यग्रता पे अगले 19 महीने तक, जून मई ये है तो मई से लेकर के दिसंबर तक ये महीना और पूरा उधर 12 महीना, तो ये जो 19-18 महीने का काल है इसमें काफी सावधान, सजग और सटीक निर्णय लेना होगा। किसी भी तरीके से किसी से मतभेद में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, नहीं तो ये नुकसान का समय हो सकता है। इसका अर्थ होगा कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है राहु का वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाला है। बहुत सतर्क होना होगा। आदित्य हृदय का पाठ प्रत्येक दिन करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रात में सुने, सूर्य को अर्घ्य दें और नमक का सेवन बिल्कुल कम करें। यह आपके लिए उपाय हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। कुंभ राशि कुंभ लग्न के बारे में बात करते हैं तो आपकी राशि से 6वें घर में राहु का गोचर है और यहां से बैठ करके वो आपके 10वें स्थान को देख रहे हैं। एक दृष्टि आपके व्यय पे जा रही है, मतलब कन्या राशि बनी है तो एक दृष्टि आपके व्यय पे जा रही है और एक दृष्टि आपके धन पे जा रही है, वाणी पे जा रही है। तो कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए व्यापार के लिए अच्छा है, आपके कारोबार और करियर के लिए बहुत अच्छा है, पर आपके व्यय के लिए ठीक नहीं है। इसका अर्थ होगा कि हमें एक्सपेंस पे ध्यान रखना होगा। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए अपनी महंगी चीज़ों से अपना ध्यान हटा करके कुछ बैलेंस करने वाली चीज़ों पे भी अपना ध्यान ले जा सकते हैं। जो वस्तु आपके घर में पड़ी हुई है उसको ही रहने दीजिए। कुछ अलग से खरीदने की जब तक विशेष आवश्यकता ना पड़ जाए तब तक उसके लिए ध्यान नहीं ले जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही निर्णय निकल रहा है। बाकी आपकी राशि से 6वें घर में गोचर कर रहे हैं तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी साहस की स्थिति बढ़ेगी, समस्या को समझने की शक्ति बढ़ेगी, चुनौतियों को स्वीकार करने का बल बढ़ेगा, दुश्मन के प्रति रवैया बदलेगा, 6ठे 6ठ्यम समाचरित वाली स्थिति में चले जाएंगे।
जो जैसा व्यवहार आपके साथ करेगा आप वैसे उसके साथ मजबूती से शत्रुहंता योग लगाएंगे और मजबूत निर्णय दिलवाएंगे। अब ये आपकी राशि से 6वें घर में बैठे हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपको आपकी प्रभाव की स्थिति बढ़ जाएगी, और अगर आप महिला हैं तो आपके समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपका तर्क बल बढ़ जाएगा, भविष्य देखने की शक्ति बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सब चीजें कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए देखने को मिल रही हैं। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए साहस बल धैर्य पराक्रम तो बढ़ेगा, साथ ही साथ कारोबार में रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हद तक नहीं, क्योंकि वो अपनी राशि में बैठे हैं। और कई बार तो इसे मूल त्रिकोण राशि भी वो कह लेते हैं, मूल त्रिकोण नहीं पर सम राशि तो कहीं देते हैं राहुदेव। इस वजह से कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए ऐसा कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है। इनका राशि परिवर्तन जब तक धनु राशि में या मकर राशि में नहीं हो जाता है तब तक आपके अंदर साहस बढ़ा रहेगा, नौकरी अच्छी रहेगी, समझने की शक्ति बढ़िया रहेगी, आपका समाज को लेकर के दृष्टिकोण बड़ा उदार हो जाएगा, समस्या को समझने की शक्ति बढ़ेगी। इतना ही नहीं, आप समाज को लेकर के काफी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव नेचर के साथ समाज के सामने प्रस्तुत होंगे। राजनीति करने का योग भी कई बार बन जाता है। क्लियर है? कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय के तौर पे अगर बात कहूं तो सबसे ज्यादा अपने बॉस के साथ अपने संबंध अच्छे रखिएगा। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को अगर हो सके तो चतुर्थी का व्रत उठा लेना चाहिए। गणेश जी की पूजा होती रहे घर में, दूर्वा अर्पित करते रहिए, प्रत्येक दिन 21 दूर्वा गणेश जी को अर्पित करिए और गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करें, और साथ ही साथ नवग्रह कवच का पाठ भी रोज दिन एक बार करना चाहिए। तो गणेश संकट नाशक स्तोत्र आपको मिल गया और दूसरा मिल गया नवग्रह कवच। ये दोनों ही प्रत्येक दिन सुबह में सूर्य को अर्घ दे करके आसन पे बैठ करके पाठ इसका करिए, आनंद ना आ जाए तो कहिए। ठीक है, अब बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से पंचम भाव में राहुदेव का गोचर है और यहां से बैठ करके वो आपके भाग्य को देख रहे हैं। यहां कुंभ राशि में बैठ करके आपके वो लाभ को देख रहे हैं और यहां से बैठ करके वो आपके ऊपर भी अपनी नवी दृष्टि डाल रहे हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए व्यापार ठीक है, दिनचर्या ठीक है, समस्या को समझने की शक्ति ठीक है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपका कम्युनिकेशन ठीक है, समझाने की शक्ति ठीक है, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है। साथ ही साथ यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए आपके भाग्य पे उनकी दृष्टि है तो धर्म बढ़ेगा, और आपके पराक्रम आपके लाभ पे उनकी दृष्टि है तो लाभ गड़बड़ हो सकता है। इस वजह से तुला राशि के जातकों के लिए कम से कम ये बात समझनी होगी कि तुला राशि के जातकों को बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होकर के आप किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, बड़े छोटे भाई बहनों से आपके मतभेद और बढ़ तो नहीं रहे हैं। ये पूरे 2026 के दिसंबर तक की बात हो रही है। तो मतलब हमें क्या ध्यान देना है कि हमें अपने बड़े छोटे भाई बहनों से हमारा संबंध ठीक रहे, हमारे बड़े पिताजी से हमारे संबंध ठीक रहे, हमारे पुरखों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हमारा ज्ञान हमारी ही चुटिया ना काट रहा हो, हम अपने आप को बहुत ज्यादा घमंडी ना बना लिए हों, है ना, हम परोपकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा धर्म जागृत है कि नहीं जागृत है। तो तुला राशि के जातकों के लिए प्रोफेशनल करियर तो बहुत अच्छा है, दिनचर्या भी ठीक है, थोड़ा बहुत आलस्य रहेगा, लेकिन ज्ञान, धर्म, समझ, वस्तु और स्थिति की समझ और उसके हिसाब से निर्णय लेने की शक्ति पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दबाजीपन में कहीं निर्णय गलत ना हो जाए, इसका ध्यान देना होगा। बाकी तुला राशि के जातकों के लिए रिसर्च का क्षेत्र, बैंकिंग का क्षेत्र और बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे नौकरी प्राप्त करनी हो, नया व्यापार शुरू करना हो, टेलीकॉम का सेक्टर क्षेत्र काम करता हो, भाग्य में कुछ अलग चीजें, उच्च शिक्षा आदि प्राप्त करनी हो, विदेश गमन करना हो, विदेशी प्रवास में जाना हो, तो ये सब चीजें तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी बन जाएंगी। क्लियर है? उपाय के तौर पे क्या किया जा सकता है? तो तुला राशि के जातकों के लिए संपूर्णतया इस दौरान आपको किस बात पे सबसे ज्यादा ध्यान देनी है कि किसी से आपका अहित न हो जाए। जिस पद पे आप विराजमान हैं उस पद की गरिमा आपसे बनी रहे, नहीं तो फिर इंक्वायरी हो जाएगी तो फिर आप खटाई में चले जाएंगे। इस वजह से बहुत सावधानी रहना होगा, सावधानी से बिताना होगा। तो तुला राशि के जातकों को दाम्पत्य, प्रेम, संतान और रिकॉग्निशन के साथ यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, इस पे भी संशय ना लगे, इसका भी ध्यान रखना होगा। मतलब जो परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है तुरंत होना चाहिए, अगर वो थोड़ा समय ले रहा है तो धैर्य रखने की आवश्यकता है। वो देंगे
थोड़ा चला करके देंगे, क्योंकि कई बार वो शनिवत व्यवहार करने लगते हैं, तो इस कारण से भी कई बार आपके परिणाम आप तक देर से पहुंचेंगे, पर पहुंचेंगे जरूर। उपाय के तौर पे देवी सूक्त का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए, और किसी बड़े से सुन करके अगर हो सके तो श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। प्रत्येक शाम को दिया जला करके अपने घर के ठाकुर जी के पास बैठ जाइए और एक बार देवी सूक्त और एक बार श्री सूक्त पढ़ करके ही रात्रि का जो है वो काम शुरू किया जाए। तो कहने का अर्थ यहां तक ये रहा। ये बात मैंने तुला के लिए बताई है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए। तो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से चौथे घर में देवगुरु राहु देव का गोचर हो रहा है, आपकी राशि से चौथे, और यहां से बैठ करके वो आपके अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है। आपके अष्टम भाव पे दृष्टि जा रही है, आपके दशम स्थान पे उनकी दृष्टि जा रही है, और एक दृष्टि आपकी कुंडली में जो जा रही है वो जा रही है कहाँ जा रही है? दशम स्थान पे। एक दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे चली गई और एक दृष्टि आपके व्यय पे जा रही है। व्यय ठीक रहेगा। व्यय आपका इस वर्ष पूरा अच्छा रहने वाला है दिसंबर तक, मतलब 2026 के दिसंबर तक व्यय बहुत अच्छा रहने वाला है। कम्युनिकेशन भी ठीक रहेगा, संचार भी ठीक है, कारोबार भी ठीक रहेगा, पर घर में कलह का वातावरण बन सकता है। माता के स्वास्थ्य में चिंताएं हो सकती हैं। चतुर्थ स्थान के राहु ऐसे आपकी राशि के लिए बहुत ज़्यादा खराब नहीं होंगे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनिदेव ठीक है ना, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। इसका अर्थ होगा कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए राहु देव का कुंभ राशि में गोचर आपके बहुत सारे सफलता के दरवाजे भी खोलने वाला है। हो सकता है कि आपको वो चीज़ें भी प्राप्त हो जाए जो आपने कभी सोची भी ना हो, मतलब ऊंचा पद, ऊंची प्रतिष्ठा, ऊंची नौकरी, अच्छे लाभ, श्रेष्ठ भवन और सुखी वाहन। ये सब चीज़ें आपकी कुंडली में अगर स्थिति के आधार पर देखें तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए इतनी सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में वो वहां से आपके जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो कई बार आपका रिसर्च बढ़ा देंगे। वहां से बैठ करके वो आपके जन्म कुंडली के दशम स्थान को देख रहे हैं, तो छोटे मोटे तौर पे अगर देखें तो सामाजिकता थोड़ी कमजोर हो जाएगी। आप थोड़े से असामाजिक हो जाएंगे, अकेले रहना पसंद करने लगेंगे। हो सकता है कि सामाजिक लोगों से आपके सरोकार थोड़े कम से हो जाएं, लेकिन आपके व्यय पे उनकी दृष्टि बहुत अच्छी जा रही है, इस वजह से आपका व्यय अच्छा रहेगा। मतलब इस दौरान हम निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा अच्छा होगा, व्यय को लेकर के हमारा निर्णय सही होगा। उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों को अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, और नित्य निरंतर अपने घर की सफाई, अपने कमरे की सफाई स्वयं से ही करनी चाहिए। ये बात मैंने इतनी बता रखी है। अगर और भी बात आपको आगे मैं बता दूं तो यहाँ पे और भी चीज़ याद रखनी होगी। पूजा पाठ के तौर पे नित्य 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बार हनुमत कवच का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। आप इतना करके देखिए, ये पूरा 2026 तक आपका बाल बांका नहीं होगा। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है, ये काम कर लेना चाहिए। तो ये मैंने वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए बताया है। बाकी अगर आप टेलीकॉम में हैं, आईटी में हैं, बैंकिंग में हैं, रिसर्च में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से तृतीय भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है, आपकी राशि से तीसरे घर में, और वहां से बैठ करके वो आपके सप्तम भाव को यानी कि पति पत्नी के भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है। धनु राशि के जातकों के लिए वहां से उनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे जा रही है, और धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए राहुदेव कुंभ राशि में बैठ करके आपके लाभ को देख रहे हैं। लाभ ठीक है, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन ठीक है, आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, पर गड़बड़ आपके दाम्पत्य को कर सकते हैं। गड़बड़ कहाँ करेंगे? आपकी दिनचर्या, आपका भाग्य, आपकी उच्च शिक्षा, आपकी पदवृद्धि, आपका प्रमोशन, आपके पिता का स्वास्थ्य, आपके भाग्य का लाभ, ये सब क्षेत्रों में राहु देव आपको कमजोर कर सकते हैं। तो भगवान इन सभी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। बाकी वैसे आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका टेलीकॉम बढ़ेगा, आपके ट्रांसपोर्टेशन से अगर क्षेत्र से काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से, ब्रॉडकास्टिंग से काम करते हैं, रेडियोलॉजी में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कुरियर सर्विस का काम है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन इंजीनियरिंग और आईटी का क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। एक जगह से दूसरे जगह पे सूचनाओं का प्रसारण जो होता है उस क्षेत्र में भी ठीक है। बाकी धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए ये राहु लाभ, धन, प्रतिष्ठा, कम्युनिकेशन और बहुत सारे क्षेत्रों को बढ़ाने भी वाले हैं।
लाभ बढ़ेगा, महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, सोचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को धर्म करने से पहले किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने दाम्पत्य, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पे निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। अपने व्यापार को और भी ज्यादा आगे कैसे ले जाया जाए, भगवान के पास बैठ करके इस प्रश्न का उत्तर मांगिए, तुरंत आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को जितना ज्यादा हो सके अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, अपना कम्युनिकेशन आपके माता पिता, आपकी पति पत्नी के बीच में कैसा है, यह टटोलने की आवश्यकता होगी 2026 के दिसंबर तक। और उपाय के तौर पे धनु राशि धनु लग्न के जातकों को प्रत्येक दिन शिव जी के मंदिर का दर्शन, नित्य भगवान को चंदन सफेद अर्पित करना है और वही चंदन स्वयं भी लगाना है। स्वयं को जब तिलक लगाना हो तो दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से तिलक लगाया जाता है। जब किसी दूसरे व्यक्ति को तिलक लगाना हो तो अंगूठे का इस्तेमाल किया जाता है। देवताओं को जब कभी भी तिलक लगाना हो तो अनामिका उंगली, यही है ना अनामिका उंगली, अंगूठी जिसमें पहनी जाती है, इस उंगली से देवताओं की पूजा होती है। शत्रुओं को जब कोई परेशान शत्रुओं से संबंधित अगर किसी को मारना काटना ऐसा, तो इस उंगली से तिलक किया जाता है उसका नाम लेकर के। पितरों से संबंधित जितने काम किए जाते हैं वो तर्जनी उंगली से किए जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो भगवान शिव पे सफेद चंदन अर्पित करना है और खुद को भी वही चंदन अर्पित करना है, लगाना है। और साथ ही साथ अगर हो सके तो पूरे वर्ष नवग्रह स्तोत्र के साथ काल भैरव स्तोत्र का पाठ भी कर लिया करिए। क्या कहा मैंने? नवग्रह स्तोत्र या कवच और साथ ही साथ काल भैरव स्तोत्र का पाठ, ये धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए मैंने कहा है। अब बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से द्वितीय घर में राहु देव का कुंभ राशि में गोचर, वहां कुंभ राशि में बैठ करके आपके शत्रु भाव पे उनकी दृष्टि है, तो शत्रुओं को समझने की शक्ति बढ़ाएंगे क्योंकि मिथुन राशि पे देख रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से द्वितीय घर में बैठ करके आपके अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि है, जहां रोग बढ़ाएंगे। और मकर राशि के जातकों के लिए, मकर लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से दूसरे घर में बैठ करके आपके दशम स्थान पे यानी कि आपके करियर वाले भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है, तो आपका कारोबार, व्यापार और प्रमोशन आदि के योग बढ़ाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या निकला कि शत्रुओं की शक्ति को समझने की शक्ति बढ़ेगी, आप परिस्थितियों को समझने वाले हो जाएंगे, स्थिति परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेने वाले हो जाएंगे, तार्किकता बढ़ जाएगी, समस्या को समझने की शक्ति बढ़ेगी, नौकरी में पद वृद्धि के योग बनेंगे, व्यापार अच्छा बनेगा, सामाजिकता बढ़ेगी। पर गड़बड़ कहाँ होगा? आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन गड़बड़ हो सकता है, आपका रिसर्च प्रभावित हो सकता है, उच्च शिक्षा प्रभावित हो सकती है, माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, ससुराल वालों से समस्या हो सकती है। यह सब मकर राशि के जातकों के लिए होगा। मकर राशि के जातकों के लिए नौकरी में लाभ होगा, व्यापार में मन लगेगा और साथ ही साथ आपके सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? तो मकर राशि के जातकों को अपने हिसाब से जितना ज्यादा हो सके किसी को भी शत्रु नहीं बनाने के बारे में कोशिश करना चाहिए कि अगले 2026 के दिसंबर तक कोई मेरा शत्रु न बने। और अपने पैतृक संपत्ति की सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, इस पे ध्यान देना चाहिए। मकर राशि मकर लग्न के जातकों को राहु के द्वितीय भाव में गोचर से काफी हद तक आपकी वाणी में कठोरता और बोल करके जो धन कमाते हैं उसके प्रभावों में वृद्धि के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ प्रत्येक दिन एक बार करना चाहिए और साथ ही साथ गणेश पंचरत्न का पाठ भी प्रत्येक दिन एक बार करना चाहिए। ये दोनों ही पाठ आपको प्रत्येक दिन अपने जीवन में अगले 2026 के दिसंबर तक निश्चित रूप से शामिल करना चाहिए। और मैंने जो बात कही है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये धन, लाभ, पद, प्रतिष्ठा, नुकसान। कुंभ राशि के जातक आपकी राशि पे बैठे हैं, आपकी राशि से पंचम भाव पे देख रहे हैं, तो प्रेम संबंध, दाम्पत्य और इन सभी चीजों में कभी कभी मतभेद भी देंगे, राजनीति भी होगी, रणनीति भी होगी, लेकिन पूरा भी होगा। मतलब उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियों को देखा जा रहा है।
कुंभ राशि के जातकों में आपकी राशि से सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है, तो दिनचर्या में, व्यापार में, दाम्पत्य में, पड़ोसियों से, डेली रूटीन से परेशानी हो सकती है। वहीं आपकी राशि से 9वें घर पे यहाँ पे इनकी दृष्टि जा रही है, इस वजह से हमें धर्म में, पूजा में, पाठ में, तीर्थ करने में रुचि बढ़ेगी, हमारा मन इन सभी चीज़ों में लगेगा, हम और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा भाव विह्वल हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे, अच्छे लोगों से हमारी मैत्री बढ़ेगी, धर्म को समझने की शक्ति बढ़ेगी, यात्रा अच्छी होगी, व्यापार को समझने में मन लगेगा, उच्च शिक्षा में लाभान्वित होंगे। तो ये सब कुंभ राशि के जातकों के लिए देखने को मिल रहा है। उपाय क्या कर सकते हैं? अगर हो सके तो पूरे वर्ष 2026 के सितंबर तक, अरे बार बार मैं सितंबर बोल दे रहा हूँ, दिसंबर तक, 2026 के दिसंबर तक किसी भी अवस्था में यात्रा करने से पहले सावधानी बरतें। जितना ज़्यादा हो सके नारायण कवच का पाठ प्रत्येक दिन एक बार अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। इसके अतिरिक्त मीन राशि के जातकों से और मकर राशि के जातकों से तो शत्रुता बिल्कुल भी ना करें, और कुंभ राशि के जातकों के लिए जितना ज़्यादा हो सके अपने नियमित दिनचर्या पे फोकस बढ़ाना होगा। आलस्य और प्रमाद आपको नुकसान कर सकता है। नारायण कवच मैंने कहा है। अब आखिरी और अंतिम राशि बचती है मीन राशि, जहां आपकी राशि से 12वें घर में राहु देव का गोचर कुंभ राशि में बैठा है, और आपकी राशि के 12वें घर में बैठ करके आपके वो अष्टम भाव पे उनकी 6वें 8वें भाव पे दृष्टि जा रही है, 6वें भाव पे आपकी दृष्टि जा रही है। यहां से बैठ करके वो आपकी राशि से कहां देख रहे हैं? आपके अष्टम भाव पे देख रहे हैं, आपके 6वें भाव पे भी देख रहे हैं, और एक दृष्टि आपकी 4थे भाव पे उनकी जा रही है। आपकी 4थे भाव पे दृष्टि जा रही है ना, आपके 6वें भाव पे आपकी दृष्टि गई और आपके 8वें भाव पे उनकी दृष्टि गई। इस वजह से रोग, शत्रुता, दाम्पत्य, परिवार, रिसर्च, व्यवहार, अनुकूलता और साथ ही साथ विदेश प्रवास, विदेश गमन, तो विदेश प्रवास और विदेश गमन इन सभी चीजों में तो ठीक है, पर फिर भी आपके घर में कलह, अंतर्कलह, द्वंद्व न पैदा हो, इसका ध्यान जरूर रूप से रखना होगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। जो जमीन आपने खरीदी है उसको बेचने से नुकसान भी हो सकता है, इस वजह से थोड़ा रुक जाएं। मीन राशि के जातकों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले काम में सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन एक बात और है कि वो काफी हद तक आपका व्यय बढ़ाने भी आए हैं। इस कारण से मीन राशि के जातकों को अपने व्यय पे संतुलन बनाना होगा, बजट बना करके ही काम करने की आवश्यकता है। रिश्तेदार, पड़ोसी और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ न जाए, आलस्य बढ़ न जाए, दुश्मनों से शत्रुता और न बढ़ जाए, इसका ध्यान विशेष रूप से रखना होगा। अगर हो सके तो प्रत्येक दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। ये मैंने बताया मेष राशि, मेष लग्न से लेकर के मीन राशि, मीन लग्न तक के जातकों के लिए राहु देव का कुंभ राशि में गोचर फल या भ्रमण का फल, जो 2026 के दिसंबर तक रहने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।